हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अफेक्टिंग जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कोर्ट की जुरिसडिक्शन को किस तरह अफेक्ट करता है ये हम देखेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ जुरिसडिक्शन। कोर्ट स्टार्ट विद द प्रिजम्पशन दैट दे हैव जुरिसडिक्शन अनलेस इट इज एक्सक्लूडेड बाय लॉ। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करता है कि उसे जुरिसडिक्शन है अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सक्लूडेड बाय लॉ। एक्सक्लूजन नॉट टू बी लाइटली इन्फर्ड। अगर प्रॉपर लैंग्वेज में अगर वहां पे वर्ड्स में मेंशन नहीं है कि जुरिसडिक्शन इज एक्सक्लूडेड, तो एक्सक्लूजन इन्फर किया नहीं जाएगा। तो अगर वहां पे नहीं मेंशन है कि एक्सक्लूजन ऑफ जुरिसडिक्शन, तो इसका मतलब रहेगा कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन। द लेजिस्लेचर must use clear express word if it intends to exclude jurisdiction. If the language is ambiguous, the benefit goes in favor of jurisdiction. तो लेजिस्लेशन को ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा अगर किसी कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है। अगर वैसा मेंशन नहीं रहेगा, then court can entertain that suit as if they have jurisdiction. Natural justice preserved. Even where jurisdiction is excluded, courts ensure that the principle of natural justice are not violated. अगर भले ही कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन एक्सक्लूड किया गया हो, लेकिन फिर भी कोर्ट ये ध्यान रखता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट नहीं किया गया हो। इन दैट केस, भले ही अगर कोर्ट को जुरिसडिक्शन ना हो एंड द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ दैट specific body, then it can approach high court or supreme court. केस लॉ क्या है? दुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, लेट डाउन टेस्ट फॉर एक्सक्लूजन ऑफ जुरिसडिक्शन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस मास्क एंड को, exclusion must be clear and explicit. The extent of exclusion. Complete exclusion. Legislature may expressly say that jurisdiction of courts is wholly barred. Example, election disputes only by tribunal. तो complete exclusion क्या होता है कि completely jurisdiction नहीं रहेगा, मतलब legislature may expressly say that jurisdiction of courts is wholly barred. Example, election dispute only by tribunals. election की जो भी dispute रहेंगे वो tribunal द्वारा ही try किए जाएंगे। ये था कंप्लीट एक्सक्लूजन। पार्शियल एक्सक्लूजन, कोर्ट में रिटेन जुरिसडिक्शन ओवर सर्टेन क्वेश्चंस। एग्जांपल, वेदर ट्रिब्यूनल एक्टेड विथ इट्स अथॉरिटी, वेदर देयर वाज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेदर नेचुरल जस्टिस वाज फॉलोड, वेदर देयर वाज फ्रॉड, मैलिफाइड और लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। तो पार्शियल एक्सक्लूजन क्या रहेगा? कोर्ट ये जुरिसडिक्शन तो रिटेन करके ही रखेगा कि ट्रिब्यूनल ठीक से एक्ट किया है, नहीं कोई वायलेशन तो नहीं है फंडामेंटल राइट का, या फिर नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया नहीं है या नहीं, या फिर देयर इज एनी फ्रॉड, मैलिफाइड और लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। रिलेटेड केस लॉज क्या है? राजस्थान एसआरटीसी वर्सेस कृष्णकांत, कोर्ट्स विल नॉट इंटरफेयर if special remedy exists except where statutory authority acts without jurisdiction. तो यहाँ पे एक्सप्रेस्ड है कि स्पेशल रेमेडी रहेगी। तो अगर कोई स्पेशल रेमेडी है, मतलब कोई ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड है, कोई अलग ऑफिस अपॉइंटेड है, तो वो रेमेडी देने के लिए तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक्ट्स विदाउट जुरिसडिक्शन। अगर वो अथॉरिटी विदाउट जुरिसडिक्शन एक्ट कर रही है, तब तक कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मंजेती लक्ष्मी कांताराव, एक्सक्लूजन ऑफ जुरिसडिक्शन इज नॉट रेडिली इन्फर्ड। तो जब तक अगर मेंशन नहीं रहेगा कि एक्सक्लूजन ऑफ जुरिसडिक्शन है, तब तक उसको वैसे इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा।
exclusion of jurisdiction of superior courts, high courts and Supreme Court, their jurisdiction under Article 32, 226 and 136 of Constitution cannot be excluded by ordinary legislation. तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 32, 226, 136 कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड बाय ऑर्डिनरी legislation. These powers are part of the basic structure. तो इन ये जो आर्टिकल्स के अंडर जो जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, ये एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता. ये पावर मतलब ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पावर्स हैं. पार्लियामेंट कैन क्रिएट स्पेशल ट्रिब्यूनल. Example, administrative tribunals under Article 323A, 323, but power of judicial review of High Court and Supreme Court cannot be fully taken away. तो पार्लियामेंट आर्टिकल 323A, 323B के अंडर ट्रिब्यूनल तो क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो नहीं निकाल सकते. केस लॉ क्या है रिलेटेड? L. Chandrakumar versus Union of India. Jurisdiction of Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226 to 27 cannot be excluded. Tribunals are subject to judicial review. इस केस लॉ में डिसाइड हुआ था कि ट्रिब्यूनल्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पावर्स है वो एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते. क्योटो होलन वर्सेस Jhachilu, speaker's decision under 10th schedule subject to judicial review. अगर स्पीकर का डिसीजन वैसे चैलेंजेबल नहीं रहता है, लेकिन अगर वो 10th शेड्यूल के सब्जेक्ट के अंदर अगर कुछ स्पीकर का डिसीजन रहेगा तो दैट कैन बी चैलेंज्ड फॉर जुडिशियल रिव्यू. कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल एंड टैक्सिंग स्टैट्यूट्स. रूल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स. प्रिंसिपल क्या है? टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट क्लियर वर्ड्स of the statute. No tax by implication. Word must be plain, unambiguous and explicit. तो क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए और एक्सप्लिसिट होनी चाहिए. If two interpretation are possible, the one favorable to subject is adopted. अगर दो इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं तो जो सब्जेक्ट के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा. केस लॉस क्या है? A.V. Fernandez versus State of Kerala. Charging section must be strictly construed. जो जहाँ पे भी टैक्स चार्ज किया जा रहा है या कुछ और, तो उसको स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए. CIT versus Shahzada Nand and Sons. No indictment or presumption in tax law. General principle of strict construction. Penal and taxing statutes are strictly construed because they impose burden or penalties. Liberty or property should not be taken away without clear authority. तो ये जो penal और taxing statutes हैं उसको strictly construed क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये burden या penalty impose करते हैं, कोई punishment या फिर कुछ अगर आपकी property वो take away करती है, इसलिए ये अधिकार प्रॉपर अथॉरिटी के बिना किसी को नहीं होना चाहिए, इसलिए इट शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड. मैक्सिम क्या है? नलम क्रिमेन नला पोएना सिने लेगे. नो क्राइम नो पेनल्टी विदाउट लॉ. मतलब अगर देयर इज नो ब्रीच ऑफ लॉ और ब्रेकिंग ऑफ लॉ, देयर वुड बी नो क्राइम एंड नो पेनल्टी. ये मैक्सिम आपको याद रखना है. एप्लीकेशन क्या है इसका? Court will not extend the scope of penal tax statutes by analogy, equity or implication. तो कोर्ट इस ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे penal और taxing statutes को. Limits of rules of strict construction. Rule is not absolute. Court will consider the purpose of statute, avoid interpretation that defeat legislative intent, adopt beneficial or purposive interpretation in social welfare or remedial statutes. तो ये चीजें सारी कोर्ट्स देखेंगी. पर्पस ऑफ स्टैट्यूट क्या है,
कहीं वो डिफीट तो नहीं कर रहा है लेजिस्लेटिव इंटेंट को, इफ इट इज बेनिफिशियल और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन इन सोशल वेलफेयर। इसके केस लॉस, केपी वर्गीस वर्सेस आईटीओ, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन अप्लाइड इवन इन टैक्स लॉ। तोलाराम रेलुमल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इन केस ऑफ डाउट बेनिफिट ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन गोज टू अक्यूज्ड और असेसिंग। तो अगर कहीं डाउट होगा तो उसका बेनिफिट अक्यूज्ड को मिलेगा। मेंसरिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंस एंड आईपीसी। मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड, अगर गलती से कुछ होता है क्राइम तो वहां पे मेंसरिया नहीं रहता है। तो अगर ऑफेंस के लिए मेंसरिया इज कंपलसरी, मतलब गिल्टी माइंड, उस पर्सन का इंटेंशन होना चाहिए क्राइम करने के लिए, उसे कहते हैं मेंसरिया। जनरल रूल क्या है आईपीसी का, अ गिल्टी माइंड मेंसरिया is an essential element of crime. Statutory offenses, especially regulatory or economic laws, sometimes mens rea is excluded by statute to ensure effective enforcement. तो कभी कभी मेंस रिया को एक्सक्लूड भी किया जाता है, भले ही उस पर्सन का इंटेंशन गिल्टी माइंड का ना हो, फिर भी कहीं कुछ स्टैट्यूट्स में इसको एक्सक्लूड किया जाता है टू एंश्योर इफेक्टिव एनफोर्समेंट। केस लॉ क्या है इसके, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मेंस रिया नेसेसरी अनलेस एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय statute. State of Maharashtra versus Mayor Hans Jorg, conviction upheld even without proof of mens rea since the statute excluded it. तो भले ही इस केस लॉ में ये कहा गया था कि भले ही यहाँ पे प्रूफ नहीं है मेंस रिया का, फिर भी कन्विक्शन अपहेल्ड किया जाएगा। वाइकरस लाइबिलिटी इन स्टैट्यूटरी ऑफेंस। वाइकरस लाइबिलिटी मतलब अगर कोई 5 लोग मिलके क्राइम कर रहे हैं तो उसमें भले ही मतलब एक गाड़ी चला रहा हो, एक ने मतलब सिर्फ बैग पकड़ी हो, एक ने और बाकी के 3 लोगों ने रॉबरी की हो, तो फिर भी ये लाइबिलिटी सारे पांचों की पांचों लोगों पे लगेगी कि एज इफ ऑल हैव डन सेम एक्ट। तो ये नहीं कह सकता कोई एक बंदा कि मैं तो सिर्फ गाड़ी चला रहा था तो मेरी क्या गलती है, अगर दूसरे पर्सन ने कहा तो मैं तो सिर्फ बैग पकड़ रहा था मेरी क्या गलती है, रॉबरी तो इन तीनों ने की, इन तीनों के साथ ये दोनों थे, तो यहाँ पे वाइकरस लाइबिलिटी लगेगी, मतलब सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस ऑफेंस के लिए। जनरल रूल है क्रिमिनल लॉ का, नो वाइकरस लाइबिलिटी, अ पर्सन इज लाइबल ओनली फॉर हिज एक्ट। अगर पर्सन, वैसे रूल क्या है कि पर्सन इज लाइबल फॉर ओनली हिज एक्ट, लेकिन वाइकरस लाइबिलिटी का एक्सेप्शन क्या है, स्टैट्यूटरी ऑफेंस में लेजिस्लेचर में इम्पोज लाइबिलिटी ऑन एम्प्लॉयर्स, कंपनी डायरेक्टर्स और ओनर्स